Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 की समरी पढ़ने वाले हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी एंड द बुक इज एनसीईआरटी. ठीक है, तो चैप्टर नेम इज इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, सो इसको हम लोग डिटेल में ऑलरेडी स्टडी आउट कर चुके हैं, तो उनके वीडियोस का जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में है ऑलरेडी, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. आप उसको जाके स्टडी आउट कर सकते हो. और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो जनरली हम लोग रोज न्यूज़पेपर्स पे देखते हैं या फिर टीवी में देखते हैं या किसी को बात करते हुए सुनते हैं वेदर के बारे में, राइट. कि आज इतना टेम्परेचर है, आज इतनी ज़्यादा ये वेदर है, आज इतनी ज़्यादा ठंड है, आज कम ठंड है. तो इस तरीके से हम लोग वेदर के बारे में जनरली बात होती रहती है. ठीक है, वेदर क्या होता है? वेदर जो एटमॉस्फेयर में डे टू डे जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेदर, राइट. तो अब चेंजेस में मतलब कि टेम्परेचर में चेंज होता है या फिर रेनफॉल में जो चेंजेस होते हैं, सनशाइन में जो चेंजेस होते हैं, तो ये सारे चेंजेस होते रहते हैं डे टू डे एटमॉस्फेयर में, राइट. किसी दिन टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी दिन टेम्परेचर कम है, किसी दिन ज़्यादा बारिश हुई, किसी दिन कम बारिश हुई, किसी दिन सन की जो रेज हैं वो ज़्यादा तेज़ हैं, किसी दिन कम तेज़ हैं. तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते रहते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड होता है, कभी वेदर जो होता है वो सनी होता है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है, कभी हवा एक नॉर्मल स्पीड पे हो जाती है. तो आपने सारी चीज़ें नोटिस करी होंगी कि जैसे कि अगर गर्मी होती है तो अगर जैसे कि मौसम गर्म है, अगर कुछ कॉन्टिन्यूसली कुछ डेज के लिए मौसम अगर गर्म रहता है तो फिर हम लोगों को मतलब ठंडे कपड़ों की मतलब वार्म क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट. हम लोग को फिर गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर कुछ सेवरल डेज तक कॉन्टिन्यूसली गर्मी बनी रहती है, राइट. तो इन दैट केस जैसे कि अब गर्मी जब होती है तो उसमें हम लोग क्या प्रेफर करते हैं? हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग कोई ठंडी चीज़ें खा लें या ठंडी चीज़ें पीने का हम लोग प्रेफर करते हैं, राइट. बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्म, इतनी ज़्यादा हीट होती है कि हम लोग को चाहिए होता है कि कुछ ठंडी चीज़ें हमको मिले जिससे कि हम लोग को उस हीट से थोड़ा आराम मिले, राइट. तो इसलिए हम लोग ठंडी चीज़ों को प्रेफर करते हैं. सेम अगर इसका अपोजिट देखें तो जब ठंडी होती है तो वो प्रेफर कि हम लोग की गर्म कोई भी हम लोग को चीज़ मिल जाए खाने के लिए, लाइक कोई हॉट चीज़ मिले खाने के लिए या कोई हॉट चीज़ मिले हमको ड्रिंक करने के लिए. तो इस तरीके से यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है वो चलता रहता है. अब ब्रॉडली जो है वो इंडिया में जो मेजर सीजन्स हैं वो 4 मेजर सीजन्स होते हैं: विंटर, समर, रेनी और ऑटम. तो विंटर जो होता है वो दिसंबर टू फरवरी होता है. समर कम्स फ्रॉम मार्च टू मई. जून टू सितंबर इज रेनी और अक्टूबर एंड नवंबर इज द ऑटम सीजन. ठीक है, इस तरीके से 4 मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज होते हैं इंडिया में. अब इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. कोल्ड वेदर सीजन या फिर विंटर्स. विंटर सीजन में होता क्या है कि जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली एक रीजन में फॉल नहीं करती. जब किसी रीजन में सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल नहीं करती हैं तो उस रिस्पेक्टिव रीजन में वी फेस द विंटर सीजन. ठीक है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो टेम्परेचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है नॉर्दर्न इंडिया में. ठीक है, जब जब सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली किसी चीज़ में फॉल नहीं करेंगे तो उसमें टेम्परेचर धीमे धीमे लो होता रहेगा. टेम्परेचर लो होता जाएगा कि मतलब कि ठंड बढ़ती जाएगी, जो हमारा वेदर है वो धीमे धीमे कोल्ड होता जाएगा. ठीक है, अब हॉट वेदर सीजन में क्या होता है, जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली एक रीजन में जब पड़ती हैं, ठीक है, जब डायरेक्टली रीजन में सन की जो रेज हैं फॉल करती हैं तो उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. टेम्परेचर हाई होने का मतलब वहाँ पे जो वेदर होता है धीमे धीमे गर्मी होती जाती है, धीमे धीमे समर होती जाती है वहाँ पे, राइट. तो इस तरीके से जो हॉट वेदर सीजन है, इस तरीके से हॉट वेदर सीजन अकर करता है. तो गर्मियों में जो ठंडी मतलब जो हॉट और ड्राई विंड चलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं लू, जो कि दिन के टाइम पे ब्लो करती है. अब अगर हम लोग यहाँ पे मॉनसून सीजन की बात करें या फिर रेनी सीजन की, तो उसमें होता क्या है कि जो विंड्स होती है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से लैंड की तरफ को ब्लो करती हैं. ठीक है, जो विंड्स होती हैं वो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ को ब्लो करती हैं. तो जो ये विंड्स होती हैं ये अपने साथ मॉइस्चर भी कैरी करती हैं.
तो ये जो विंड्स होती हैं जब ये माउंटेन्स वगैरह से टकराती हैं तो रेनफॉल होती है, तब हमारी होती है बारिश, और उसको हम लोग बोलते हैं रेनी सीजन। ठीक है, तो सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। और अगर हम ऑटम सीजन की हम बात करें यहाँ पर तो जो विंड्स होती हैं वो जब बे ऑफ बंगाल से, जैसे कि जब बे ऑफ बंगाल से मेन लैंड की तरफ जाती हैं तो हमारा रेनी सीजन होता है, राइट। तो अब वो जब लैंड से वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं तो वो होता है हमारा रिट्रीटिंग मानसून, मतलब कि ऑटम सीजन। ठीक है, तो जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो इस टाइम पे ऑटम में वो रिसीव वहाँ पे रेनफॉल वगैरह होती है इस सीजन में। ठीक है, तो जो क्लाइमेट होता है, जो वेदर कंडीशंस होती हैं उनका जो एवरेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट, जो कि बहुत समय से मेजर किया जाता है, ओवर मेनी ईयर्स उसको मेजर करते हैं। तो जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग मॉनसून टाइप। तो मॉनसून जो है उसको एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जो अरेबिक वर्ड है वो है मौसम, और जिसका मतलब होता है सीजन्स। तो यहाँ पे कई टाइप्स के सीजन्स होते हैं, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग मॉनसून टाइप। ठीक है, अब इंडिया की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी ज़्यादातर रेन होती है ये सारी की सारी मानसून विंड्स इन जितनी भी रेन होती है उसको लेकर के आती है। एग्रीकल्चर, इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली रेन, बारिश पर ही डिपेंडेंट है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जितने भी क्रॉप्स हैं वो सब खराब हो जाते हैं, और अगर मानसून अच्छा मानसून होता है, मतलब कि एक नॉर्मल एडिक्वेट रेन होती है, तो उसमें जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स काफ़ी अच्छे ग्रो कर जाते हैं। तो मोर रेनफॉल इज एज वेल हार्मफुल, और अगर कम होती है तो क्रॉप्स को उतने ज़्यादा लाइक उतना वाटर वगैरह नहीं मिल पाता है तो भी उसका नुकसान है। तो एक मॉडरेट रेनफॉल अच्छी होती है। अब जो प्लेस का जो क्लाइमेट है वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है। किसी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो लोकेशन से, एल्टीट्यूड से, सी से उसका डिस्टेंस कितना है, और रिलीफ से, इन चारों चीज़ों से किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल इसके हम लोग देखते हैं। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्लाइमेट हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। जैसे अब अगर हम लोग जैसलमेर और बीकानेर जो कि राजस्थान के डेजर्ट्स हैं, अगर उनकी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। और अगर वहीं सेम अपोजिट हम द्रास और कारगिल की बात करें जो कि जम्मू और कश्मीर में है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब अगर हम लोग उन एरियाज की बात करें जो समुद्र के किनारे हैं, जैसे कि मुंबई और जैसे मुंबई और कोलकाता, तो वहाँ पे एक बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी ना बहुत ज़्यादा गर्मी। तो इस तरीके से जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट रीजन्स में भी डिफर करता है। रीजन जिस टाइप का रीजन है उस पर भी क्लाइमेट बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मतलब मॉडरेट क्लाइमेट मतलब कि ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंडी, एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। तो बट अब जो कोस्ट के किनारे होते हैं, मतलब जो समुद्र के किनारे होते हैं, वो प्लेसेस बहुत ह्यूमिड होते हैं। ठीक है, उन प्लेसेस में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे कि मौसिन राम जो मेघालय में है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल वहीं पर होती है, मौसिन राम मेघालय में। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल वहीं पर होती है। और सेम उसी जगह अगर हम लोग राजस्थान में जो जैसलमेर डेजर्ट था, अगर वहाँ की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि साल भर में वहाँ पे बिल्कुल भी रेनफॉल होती ही नहीं है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो रीजन टू रीजन पूरा डिफर करती हैं। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेचुरल वेजिटेशन। अब हम लोग अपने आसपास बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स देखते हैं। ठीक है, अब कितना अच्छा होता है कि जब मतलब कोई भी फील्ड है, अगर वहाँ पे छोटी छोटी ग्रास है, तो ग्रीन ग्रास है, तो उसमें खेलने में कितना अच्छा लगता है, राइट। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको बुशेस बोलते हैं हम लोग, श्रब्स बोलते हैं, जैसे कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जितने प्लांट्स वगैरह होते हैं इनको देखने में कितना अच्छा लगता है, राइट। इसी के सिवा कई सारे लंबे लंबे ट्रीज होते हैं जिसे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, कई सारी लीव्स होती हैं, जैसे कि नीम का आपने पेड़ देखा होगा, राइट, तो उसमें बहुत सारी लीव्स होती हैं, राइट। मैंगो के ट्री में बहुत सारी लीव्स होती हैं।
और कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन उसमें बहुत कम लीव्स होती हैं, जैसे कि पाम ट्री। तो पाम ट्री टाइप मतलब अलग अलग टाइप के ट्रीज भी होते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा लीव्स होती हैं, कुछ में लीव्स कम होती हैं। तो जो ग्रासेस, जो श्रब्स और जो ट्रीज जो खुद से ग्रो करते हैं बिना किसी ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, जो भी ग्रासेस, जो भी श्रब्स, जो भी ट्रीज वो खुद ग्रो करते हैं, जो भी मतलब ह्यूमन ना तो उसमें कोई सीड्स डालते हैं ना हम लोग कुछ करते हैं, वो अपने आप ही ग्रो करते हैं, दैट वी कॉल एज अ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स का नेचुरल वेजिटेशन होता है वो भी क्लाइमेट पर ही डिपेंड करता है, कंप्लीटली क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कि जिस एरिया में, जिस रीजन में जिस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है उस हिसाब से वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन भी होता है। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, जिस तरीके का क्लाइमेट उस तरीके की नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो जैसे जैसे वैरी करती हैं, तो उसी की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा रेंज है नेचुरल वेजिटेशन की, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं, राइट। तो अब जिस तरीके का क्लाइमेटिक रीजन है उस टाइप का वहाँ पे वेजिटेशन होगा ना, उस टाइप का वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन होगा। तो इसीलिए जैसे जैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती है वेरी करती हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसे क्लाइमेट्स होते हैं, उसी तरीके से इंडिया में बहुत ही वाइड रेंज है नेचुरल वेजिटेशन की, यही रीज़न। ठीक है, अब फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है, वाई आर द फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर अस। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? बिकॉज वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जिसको कि हम लोग ब्रीथ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स की जो और जो ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करती, सॉइल को इकट्ठा करती है, तो जिससे कि जो सॉइल इरोजन है वो कंट्रोल होता है। फॉरेस्ट जो है वो हमको टिम्बर प्रोवाइड करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, फ्यूल बनाने के लिए, फॉडर बनाने के लिए। मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे ये मेडिसिन बनती हैं, हर्ब्स होते हैं, लैक, हनी, गम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी चीज़ें हम लोग को फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो फॉरेस्ट जो होते हैं एक नेचुरल हैबिटेट भी होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए भी। ठीक है, तो जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो काफ़ी एक्सटेंट तक डिस्ट्रॉय हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ट्रीज़ वगैरह कटते जा रहे हैं, जिस स्पीड से तेज ट्रीज़ वगैरह कट रहे हैं उस स्पीड से ही नेचुरल वेजिटेशन धीमे धीमे डिस्ट्रॉय हो रहा है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स वगैरह को ट्री करना, मतलब प्लांट्स वगैरह को लगाना चाहिए, प्लांट्स को, ट्रीज़ को लगाना चाहिए। और जो ऑलरेडी फॉरेस्ट हैं, ऑलरेडी जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हैं मतलब जैसे कि लोगों को इन सब चीज़ों, ट्रीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है इसके लिए अवेयर करना चाहिए। ठीक है, उनको बचाने के लिए कैंपेन्स वगैरह रन करने चाहिए क्या, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं जो प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे कैंपेन्स रन करने चाहिए, और उनकी क्या रीज़न है, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रीज़ की, इन सारी चीज़ों को बताना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स भी होते हैं जैसे कि वन महोत्सव, तो उसमें लोग इकट्ठा होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और अर्थ को ग्रीन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे प्रोग्राम्स और ये भी होते हैं। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट जो है वो बहुत वैरायटी, जो वाइल्ड लाइफ की जो वैरायटी है उसके लिए एक घर के तरीके होते हैं फॉरेस्ट। वहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज होती हैं एनिमल्स की, और बहुत ही अच्छी लार्ज वैरायटी होती है रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, वर्म्स की। तो इन सब की बहुत ही वैरायटी होती है वहाँ पे। ठीक है, तो जो टाइगर है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, और वो कंट्री के कई सारे पार्ट्स में भी मतलब मिलता है हम लोग को देखने को, जैसे कि गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है वो एशियाटिक लॉयंस का होम है। मतलब जो गिर फॉरेस्ट गुजरात में है वहाँ पे एशियाटिक लॉयंस रहते हैं। एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसोरस जो हैं वो असम के फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं।
एलिफेंट्स जो हैं वो केरला और कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। कैमल्स और वाइल्ड एसेस जो हैं वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। और जो वाइल्ड गोट्स हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं, बियर्स एक्सेट्रा, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये हिमालयन रीजन्स में फाइंड होते हैं। अब यहाँ पे भी डिफरेंट उसके हिसाब से है, क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे कि हिमालय वगैरह पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है हमेशा, तो वहाँ पे जो एनिमल्स जो ठंड को इतना बियर कर सकते हैं, जो ठंड में सर्वाइव कर सकते हैं, वो एनिमल्स आपको वहाँ पर फाइंड होते हैं। अब जैसे कैमल है, तो कैमल हम लोग को डेजर्ट्स वगैरह में फाइंड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कैमल्स वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, तो कैमल्स डेजर्ट्स वगैरह में फाइंड होते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, क्लाइमेट के हिसाब से एनिमल्स में भी होता है कि जिस रिस्पेक्टिव क्लाइमेट में वो एनिमल सर्वाइव कर सकता है, उस रिस्पेक्टिव क्लाइमेट में उस एनिमल को रखा जाता है। ठीक है, उन सब चीज़ों के सिवा बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं जो हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। मंकी, वोल्फ, जेकल, नीलगाय, चीतल एक्सेट्रा। तो इस तरीके से और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। सेम हियर यहाँ पे बर्ड्स के लिए भी है कि इंडिया बर्ड लाइफ में भी इक्वली है, वहाँ पे इक्वली रिच है बर्ड लाइफ में भी। जैसे कि पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है, उसके सिवा और बहुत सारे कॉमन बर्ड्स जैसे कि पैरेट्स, पिजन्स, म्या, गीज, बुलबुल, डक्स, तो और बहुत सारी कॉमन बर्ड्स हैं। पैरेट्स और पिजन्स तो जनरली आपको देखने को मिल जाते होंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स सेंचुरीज बनाई गई हैं, लोगों ने बनाई हैं, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स उनकी नेचुरल हैबिटेट होती है, वहाँ पे बर्ड्स वगैरह को रखा जाता है। तो ये इससे क्या यूज़ होता है, तो जो बर्ड्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करा जाता है, जो हंटर्स वगैरह होते हैं उनको बर्ड से वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, अब वहाँ पे बहुत सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज स्नेक्स की भी फाइंड होती हैं इंडिया में, जैसे कि कोबराज और क्राइट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं स्नेक्स की। ठीक है, और अब लेकिन जो फॉरेस्ट वगैरह जो कट कर रहे हैं, जो एनिमल्स की हंटिंग कर रहे हैं, तो इन सब रीजंस की वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ जो वाइल्ड लाइफ की हैं इंडिया में वो धीमे धीमे कम होती जा रही हैं, और कुछ तो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे नेशनल पार्क्स, कई सारी सेंचुरीज, कई सारी बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं इन सबको सेव करने के लिए। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ताकि ये जो एनिमल्स हैं इन सब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जा सके। अब यहाँ पे आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो वाइल्ड लाइफ को सेव करने में, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में। कैसे कि जैसे कि आप जो भी चीज़ें एनिमल की बॉडी से बनी होती हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें एनिमल के बॉडी पार्ट से या बॉडी से बनी होती हैं, आप उन चीज़ों को खरीदने से मना कर सकते हो। जैसे कि एनिमल की जो बॉडीज़ होती है उसे क्या, जैसे कि बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स, फेदर्स, इन सारी चीज़ों से जो भी थिंग्स बनाई जाती हैं आप उनको लेने से रिफ्यूज़ कर सकते हो। राइट, तो हर साल वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, जहाँ पे हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करी जाती है। अब जैसे कि जो भी चीज़ें एनिमल्स की बॉडी से बनती है, अगर आप उन चीज़ों को लेना मना करते जाओगे, धीमे धीमे कम करते जाओगे, सो लोग इन चीज़ों को बनाना कम करते जाएंगे, और अगर उसको बनाना कम करते जाएंगे तो ऑब्वियस ही है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारी धीमे धीमे कंजर्व हो जाएगी, हमारे एनिमल्स जो हैं वो धीमे धीमे कंजर्व होने लगेंगे, धीमे धीमे बचने लगेंगे एनिमल्स। राइट, तो इसके लिए अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कंजर्व वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, तो आप ये एक स्टेप को यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं सीजन टू सीजन, उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। जैसे कि पिनटेल डक, कर्ल्यूज, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, ये जितनी बर्ड्स हैं ये विंटर सीजन में इंडिया आती हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में आती हैं विंटर सीजन में हर साल। तो ये जहाँ पे भी होती हैं वहाँ से माइग्रेट करती हैं टू इंडिया। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है उसका नाम है लिटिल स्टिंट वेल, और उसका वेट है 15 ग्राम्स। वो आर्कटिक रीजन से ट्रैवल करते हुए 8000 किलोमीटर्स ट्रैवल करते हुए इंडिया आती है। तो दीज आर द माइग्रेटरी
बर्ड्स, इनको हम लोग बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये डायग्राम। तो सबसे पहले जो भी ट्रीज होते हैं, अगर वो 1.5 मीटर से 5 मीटर तक होते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग श्रब्स लेयर। 5 मीटर से 20 मीटर तक के ट्रीज को हम लोग बोलते हैं यंग ट्रीज। 20 मीटर से 40 मीटर तक के होते हैं कैनोपी, और 40 मीटर से 60 मीटर एक मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है, तो वो होते हैं इमर्जेंट लेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रीज का भी क्लासिफिकेशन है, किसको क्या टेक्निकल वर्ड्स हम लोग बोलते हैं। ग्रेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने सस्पेक्टिव चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी बुक एनसीईआरटी से हम लोगों ने इसकी पूरी हिस्ट्री को समरी को स्टडी आउट किया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी आपको सारी की सारी अच्छे समझ में आई होंगी, और जो भी इम्पोर्टेंट थी आपने उसको नोट डाउन करा होगा, ठीक है। जैसे कि कौन सी बर्ड्स हैं जो कि इंडिया ट्रैवल करती हैं विंटर सीजन्स में, ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करी होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।